गले के पिछले हिस्से में बलगम का आना, बार बार गला साफ करने की जरूरत महसूस होना। बात करेंगे इलाज की और ऐसी 3 वजूहात की जिनकी वजह से ये होता है। समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है और इस वीडियो में मैं वो सब कुछ कवर करूंगा जिसके बाद आपको कभी ये प्रॉब्लम नहीं होगी। देखें, जब आप एंटीबायोटिक्स लेते हैं स्पेशली वायरल इन्फेक्शन के लिए, तो वो इन्फेक्शन खत्म करने के साथ साथ बहुत से साइड इफेक्ट्स की वजह बनती है। एंटीबायोटिक्स आपकी बॉडी में मौजूद फ्रेंडली जरासीमों को खत्म कर देती हैं और ये वजह बनता है आपके मुदाफ़ियती निज़ाम की कमजोरी की। आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है और इन फ्रेंडली बैक्टीरियाज के खत्म होने से आपकी बॉडी में फंगस की ग्रोथ बढ़ती है। ये फ्रेंडली बैक्टीरिया जो हमारी बॉडी में पहले नेचुरली इस फंगस की ग्रोथ को रोके हुए थे, चूंकि अब खत्म हो गए हैं, तो अब ये फंगस पूरी बॉडी में फैल सकती है। इसके साथ साथ ये साइनसिस की वजह बनती है। साइनसिस ऐसी मेडिकल कंडीशन है कि जिसमें आपके नाक की कैविटीज में सोजिश हो जाती है और ये सर दर्द, बहती हुई नाक या बंद नाक की वजह बनता है। तो एक छोटी सी वायरल इन्फेक्शन को खत्म करते करते अब आप एक बड़े मसले में फंस जाते हैं और अब आपको सहारा लेना पड़ता है स्ट्रॉन्ग मेडिसिन का, जो मजीद साइड इफेक्ट्स करती हैं और आपके मुदाफियती निज़ाम को कमजोर करती हैं। हम एक एक करके इन सब पे बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे इन हैवी मेडिसिन के बगैर आप गले में आने वाली बलगम से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। नंबर 1 पे है गर्ड, गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, जिसमें मैदे और खुराक की नाली के दरमियान मौजूद वॉल्व बंद नहीं हो पाता और मैदे का तेजाब बार बार खुराक की नाली में आता है। ये इरिटेशन करता है, सोजिश करता है और गले में रेशे की वजह बनता है। बार बार गला साफ करने की जरूरत महसूस होती है। बहुत से लोग इस मसले का शिकार हैं और अक्सर उन्हें एंट एसिड्स दे दी जाती हैं, मैदे की तेजाबियत खत्म करने वाली गोलियां दे दी जाती हैं। असल में ये मसला मैदे का तेजाब कम होने की वजह से है। कम स्टमक एसिड इस वॉल्व को बंद ही नहीं कर पाता और एसिड आपकी खुराक की नाली में चला जाता है। इस पे मैं एक पूरी वीडियो तफसील से बना चुका हूं, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा। बिटेन हाइड्रोक्लोराइड कैप्सूल्स 3 से 4 आप खाने से पहले ले सकते हैं और साथ में ऐड कर लें एप्पल साइडर विनेगर को। यह आपके मैदे की पीएच को बैलेंस रखता है, मैदे में एसिड के लेवल्स को बराबर रखता है। आप एंडोस्कोपी जैसे महंगे इलाज की तरफ भी जा सकते हैं डिटेल में अगर आपको जानना है अपनी बॉडी के बारे में, लेकिन उससे पहले ये एक आसान और सस्ता हल है एसिड रिफ्लक्स को ट्रीट करने का और बहुत से लोग इससे फायदा उठा रहे हैं। एसिड रिफ्लक्स का शिकार लोग अक्सर खाने के बाद गैस, ब्लोटिंग और बदहजमी का भी शिकार नजर आते हैं। दूसरी वजह की बात करेंगे कि पोस्ट नेजल ड्रिप एक वजह हो सकती है गले में रेशे की। पोस्ट नेजल ड्रिप एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है कि जिसमें आपके नाक की कैविटीज के पिछले हिस्से से गले में रेशा टपकता है और आपको खांसी करने पर मजबूर करता है। वायरल, बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन की वजह से ऐसा होता है और ये उन बायोफिल्म्स की वजह से होता है जो हमारे फ्रेंडली जरासीमों ने एंटीबायोटिक्स से बचने के लिए बनाई होती हैं। बॉडी फ्रेंडली जरासीम कॉलोनीज बना के रहते हैं और अपने इर्द गिर्द एक ढाल सी बना लेते हैं। ये ढाल इन फ्रेंडली जरासीम को जिस्म में आने वाली एंटीबायोटिक्स से बचाती है और ये अगर ऐसा ना करें तो आपके खाई जाने वाली एंटीबायोटिक्स इन फ्रेंडली जरासीमों में और असल जरासीमों में फर्क ना कर पाए और इन सब को मार दें। एक और वजह कैल्सिफिकेशन है, दांतों में टार्टर जमना, आर्टरीज में प्लाक जमा होने की वजह से भी ये हो सकता है। इससे अगर आप एंटीबायोटिक्स से ट्रीट करेंगे तो मजीद बिगड़ जाता है। इवन आप फील करेंगे कि अगर आपने एंटीबायोटिक्स ली हैं कुछ दिन पहले या कुछ महीने पहले, तो उसके बाद ये मसला और बढ़ गया। आपके हलक में हर वक्त रेशा टपकता रहता है, रात में आप स्नोरिंग करते हैं, खराटे लेते हैं, सांस नहीं ले पाते सही से। इसकी वजह फंगल ग्रोथ, बायोफिल्म्स का डिस्टर्ब होना, फ्रेंडली माइक्रोब्स का खत्म होना, ये सब शामिल है। देखिए, ये जो फ्रेंडली जरासीम है ये आपकी एंटीबायोटिक्स खाने से अपने इर्द गिर्द बायोफिल्म्स को मजीद स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं और ये बायोफिल्म स्लाइमी होती हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं और नतीजे में ज्यादा रेशा पैदा करते हैं। अगर आपका रेशा येलोइश है या ग्रीनिश है तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से है, और अगर वायरल इन्फेक्शन है तो उस केस में रेशा साफ रंग का होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। लेकिन ये 100% एक्यूरेट नहीं है कि कभी आप दोनों इन्फेक्शंस का इकट्ठा शिकार भी हो सकते हैं। पोस्ट नेजल ड्रिप, अगर तो ये प्रॉब्लम सीवियर नहीं है तो आप नॉर्मल सेलाइन सोल्यूशन से गार्गल कर सकते हैं, गरारा कर सकते हैं। सॉल्ट वाटर से नेजल रिंस कर सकते हैं, मतलब अपने नाक को अच्छे से अंदर से धो सकते हैं। इसके लिए मार्केट में नेजल रिंस बॉटल्स आती हैं कि एक नथने से पानी आप डालते हैं और
दूसरे से बाहर निकाल लेते हैं। काफी वीडियोस मौजूद हैं जिनसे आप सीख सकते हैं नेजल रिंस का तरीका। सॉल्ट एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज रखता है, नमक में जरासीम मारने की सलाहियत होती है और माइल्ड इन्फेक्शंस को क्योर करने के लिए ये बड़ा आसान और बेहतरीन तरीका है। ये नमक वाला पानी आप घर पे बना सकते हैं, जिसमें हाफ टी स्पून सॉल्ट आप एक कप नीम गर्म पानी में मिक्स कर लें और अपने नाक को अंदर से अच्छे से धो लें। एक और बहुत इफेक्टिव तरीका है और बहुत कारआमद है कि आप बेबी शैम्पू इस्तेमाल कर सकते हैं नेजल रिंस के लिए। रेगुलर शैम्पू इसलिए नहीं कि उसमें बहुत ज्यादा केमिकल्स होते हैं जो नाक के अंदर इरिटेशन करते हैं और इन्फ्लेमेशन सोजिश की वजह बन सकते हैं। इसमें आप 2 टीस्पून बेबी शैम्पू 4 कप वाटर में मिक्स कर लें नीम गर्म पानी में और दिन में 3 से 4 बार नाक को अंदर से अच्छे से धोएं। ये साइनसेस में जमे हुए रेशे को डाइल्यूट कर देगा, उसे लूज कर देगा। और अगर आप इन दोनों का कॉम्बिनेशन मतलब बेबी शैम्पू वाले पानी में सॉल्ट भी डाल दें तो ये मोस्ट इफेक्टिव हो जाएगा इस मसले को हल करने के लिए। पायोडीन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। पायोडीन का एक हिस्सा और एक हिस्सा पानी मतलब इसे 50% वाटर के साथ आप डाइल्यूट कर लें और कॉटन बड्स के जरिए नथनों में अच्छी तरह लगाएं। आयोडीन बहुत अच्छा एंटी माइक्रोबियल है, जरासीम कुश है और इसे पानी के साथ मिक्स करना इसलिए जरूरी है कि ये इरिटेशन नहीं करता, जलन नहीं करता और बाकी जो मिक्सचर बच जाए उससे आप गार्गल कर लें, गरारा कर लें हर 12 घंटे के बाद। 30 सेकेंड्स तक ये पानी आप गले की पिछली तरफ रहने दें और थूक दें। ये तरीका बहुत इफेक्टिव है और 1-2 बार करने के बाद आप खुद को बहुत बेहतर महसूस करेंगे। माहौलियाती आलूदगी भी गले में रेशे की एक वजह बनती है और आपको इससे बचने के लिए अपने इम्यून सिस्टम को तगड़ा करना पड़ेगा। उसके लिए बेहतरीन तरीका है फास्टिंग, प्रोलॉन्ग फास्टिंग। रोजा रखें, लंबा रोजा रखें, खुद को भूखा रखें। फूड एलर्जीज की वजह से भी ये हो सकता है और इसमें कॉमन फूड एलर्जी है डेयरी प्रोडक्ट्स मतलब दूध, मलाई, लस्सी। इससे बचें। चीनी से बचें कि इन्फ्लेमेशन करती है। कैल्शियम सॉफ्ट टिश्यू डेवलपमेंट की वजह बनती है, हार्ट अटैक की वजह बनती है। लहसुन को आप अपनी खुराक में शामिल करें। कच्चा लहसुन खाने के साथ खाएं कि ये एंटी माइक्रोबियल है और आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करता है। अब आपको जानना है कि ये रेशा कहाँ से आ रहा है। क्या मैदा इसकी वजह है, क्या नाक से टपक रहा है या हलक की तरफ से आ रहा है, कि यही इस वीडियो का मकसद है। चैनल पे आने का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।